एवरीवन, वेलकम टू फिमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं यूपी पीजीटी क्लास 3 में एक नया टॉपिक जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। चैप्टर में हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, यूनिट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं कुछ फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कराऊंगी फ्रॉम द चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। ऑल्सो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नए लोग इनफैक्ट, हमारे इस फैमिली के साथ जुड़ सकें। So do subscribe my channel and share the video with the people around you. For latest updates and notification, आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो आप विजिट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज, जहां आपको क्लास 11, 12 एज वेल एज यूपी पीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो ज़रूर से जाइए, ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल एंड विजिट करिए मेरा फेसबुक पेज। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। ये है क्लास 3 ऑन यूपी पीजीटी फिजिक्स और हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। बेसिकली ये है आपका डिमेंशंस में, हम आगे इसमें ये भी इंक्लूड करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, हम वेरियस फिनोमिनन, वेरियस प्रोसेसेस एज वेल एज वेरियस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लॉज के बारे में पढ़ते हैं, ओके, जो कि ऑब्वियसली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। किस तरह से नेचर किन किन लॉज से गवर्न होता है, इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सपोजिंगली अगर आप एक वायर लेते हैं, ओके, वायर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वायर की लंबाई कितनी है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अपना मास या वेट होगा ही होगा, राइट। उसी तरह से अगर आप कोई बड़ा सा कंटेनर लेते हैं तो उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होगा। ह्यूमन बॉडी का भी एक अपना सर्टेन टेम्परेचर होता है। नॉर्मल बॉडी ह्यूमन टेम्परेचर की बात करूं, जिससे हम ऑब्वियसली थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़रूरी है हम उन चीज़ों के जब बारे में बात करते हैं तो अगर हम उनको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें। लेंथ, जैसे वायर है तो उसकी लेंथ के बारे में हम बात करेंगे। सो लेंथ जो होगी वायर की, ऑब्वियसली उसको हम मीटर में कह सकते हैं, राइट। सेंटीमीटर्स में भी बता सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास हम बताएंगे कि भाई कितने किलोग्राम है सिंपली, या कितना ग्राम है। तो अलग अलग यूनिट्स का या हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल वे में या एक क्वांटिटेटिव वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एग्जैक्टनेस बढ़ाने के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तब हमें बहुत ज़रूरी होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करने की, ओके। तो अगर मैं बात करूं यूनिट्स मेजरमेंट में, तो आपकी क्वांटिटी होती है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, ओके। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेजरेबल होती है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे आपका वेट, ओके, किसी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी वायर की लेंथ, किसी कंटेनर का वॉल्यूम, किसी सरफेस का एरिया, या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को जब हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में तो हमें यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे हमें समझ आता है कि यूनिट का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपली क्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वो होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कह दिया। नाउ अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो 7 है इन नंबर। So 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ओके। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो पहला जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका लेंथ, यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे लेंथ को आप कैसे डिनोट करोगे? ऑब्वियसली एक तो सिंबल, जैसे आप, अगर मैं बात करूँ लेंथ के बेसिक यूनिट की, तो ये है मीटर में, मैंने यहाँ लिख दिया है। भाई आप कहेंगे किलोमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जिस यूनिट ऑफ एक सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने एसआई सिस्टम की बात की है, ये एमकेएस सिस्टम की बात की है, ओके। यूनिट्स जो होते हैं कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, चाहे आप सीजीएस का इस्तेमाल करिए, राइट,
CGS का इस्तेमाल करिए, MKS का इस्तेमाल करिए, या FPS का इस्तेमाल कीजिए. नाउ व्हाट इज दिस CGS हियर? CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS इज मीटर किलोमीटर सेकेंड, एंड FPS जो हम जनरली तो नहीं यूज करते हैं बट दैट इज फुट पाउंड सेकेंड. तो पहला आपका हमेशा आता है लेंथ, दूसरा आता है आपका, ये है लेंथ के लिए, ये है आपके मास के लिए, तीसरा हमेशा टाइम के लिए आता है. तो बेसिक यही होता है आपका MLT, दैट इज मास लेंथ एंड टाइम. सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर. तो यहाँ पे मैंने यूज किया है SI सिस्टम, या मैं कह सकती हूँ MKS सिस्टम में. तो लेंथ की अगर मैं बात करूं, उसको जब हम बेसिक यूनिट के बारे में बात करते हैं दैट इज मीटर हियर, और मीटर का सिंबल M होता है. उसी तरह से अगर मैं ऑब्वियसली कोई भी वायर अगर है तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक लेंथ होगा ही होगा. तो लेंथ में हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं MKS सिस्टम में. देन मास, ऑब्वियसली आपको मालूम है मास क्या होता है. किसी भी बॉडी का अपना एक मास होता है. मास सिंपली बताता है कि उस बॉडी में कितनी क्वांटिटी है उस मैटर की, क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट इज बीइंग कंटेन्ड बाय द बॉडी. ओके, दिस इज योर मास हियर. मास को यहाँ पे हमने बेसिक यूनिट इस्तेमाल किया है किलोग्राम. हम कैसे लिखेंगे इसको? kg. ओके. थर्ड व्हाट वी हैव इज योर टाइम. समय जो है, ऑब्वियसली द टाइम गोज ऑन, का समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है. तो ऑब्वियसली ये एग्जाम भी है, इसका भी समय कभी ना कभी निकल जाएगा. तो इट्स बेटर दैट आप अभी से शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम जो है आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना आना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो समय हाथ से ना निकल पाए तो इट्स बेटर दैट आप आ जाइए एकदम से विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू द वर्क, सो दैट आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए, ये कोई भी और एग्जाम क्लियर हो जाए. सो टाइम का हम यहाँ पे सेकेंड में बेसिक यूनिट है, एंड कैसे डिनोट करेंगे? S. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इज टेम्परेचर. ओके. तो ऑब्वियसली किसी ना किसी बॉडी की अपनी एक टेम्परेचर होती है. तो टेम्परेचर सिंपली बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो कि किसी भी बॉडी के द्वारा पोजेस की जाती है. राइट. तो टेम्परेचर को हम यहाँ पे केल्विन है इसका बेसिक यूनिट, आपको याद रखना है क्योंकि MCQ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, UPPGT के लिए या TGT के लिए, फिजिक्स में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर का बेसिक यूनिट है आपका फंडामेंटल, दैट इज योर केल्विन हियर एंड डिनोटेड बाय K. देन व्हाट वी हैव इज करंट. ऑब्वियसली करंट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के अगर बारे में मैं बात करूं तो करंट जो है वो हमेशा जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है चार्ज कैरियर्स की वजह से. कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं जो जब फ्लो करते हैं, चार्जेस जब मोशन में आ जाते हैं तो आपका करंट बनता है. तो यहाँ पे करंट का जो बेसिक यूनिट है दैट इज एम्पेयर, और डिनोट करेंगे उसको किस सिंबल से? A से. देन वी हैव इंटेंसिटी. इंटेंसिटी को हम कैंडेला से बेसिक यूनिट है इसका, एंड CD. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इंटेंसिटी का कैंडेला है. अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, जहाँ पे आप सिंपली एक सरफेस कंसीडर करिए. मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है. लाइट गिर रही है इस पूरे सरफेस पे. ओके. अब लाइट क्या है? एक तरीके का एनर्जी है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हियर. तो एनर्जी जो है मान लीजिए E है. ओके. एंड यहाँ पे मान लेते हैं इस सरफेस का जो एरिया है वो A है. ओके. अब स्क्वायर है तो भाई साइड स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा तो उसका अपना फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. तो A इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस. E जो है एनर्जी जो इसके ऊपर फॉल कर रही है. भाई सनरेज ही आप मान लीजिए, सनरेज गिर रही है, एनर्जी E है यहाँ पे. और मान लीजिए कितने टाइम के लिए गिरती है? टाइम T के लिए गिरती है. या आई बेटर यूज दिस थिंग दैट इज T हियर, स्मॉल t. तो जब हम यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमिनस है तो लाइट के बारे में बात करेंगे, तो कितनी एनर्जी गिर रही है कितने एरिया पे और कितने टाइम के लिए, जब ये चीज निकालते हो आप, E एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी गिर रही है सरफेस एरिया A के ऊपर टाइम T में, तब उस चीज को हम कहते हैं इंटेंसिटी.
और यहाँ पे क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी में जो आपका बेसिक यूनिट होगा दैट इज योर कैंडेला एंड डिनोटेड बाय CD, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर। देन लास्ट जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स कितने मोल्स हैं, ये आप केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हो। ओके, वहाँ पे ज़्यादा इजी होता है इस चीज़ों को समझना, ऑल्दो इज वेरी इजी। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को भाई कितने मोल है किसी भी सब्सटेंस में, मैटर में, तो उसको हम डिनोट करेंगे किस बेसिक यूनिट से, मोल। एंड सिंबल है इसका MOL, मोल ही है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इन 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखिएगा। इसका बेसिक यूनिट जरूर याद रखिएगा, सिंबल तो आपको याद हो ही जाएगा अगर आपको बेसिक यूनिट याद है। तो 7 MCQ में आपका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको पूछे जाएंगे कि बताइए इसमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर आपको इन 7 में से कोई भी एक दिख जाता है देन दैट इज गोइंग टू बी योर सिंपली योर फिजिकल क्वांटिटी हियर। तो ये तो मैंने बात की बेसिक के बारे में। अब होता क्या है, एक और तरीके की क्वांटिटी आती है जो फंडामेंटल तो नहीं है बट वो डिराइव्ड है, उधार ली गई हुई है, कुछ यही है डिराइव्ड का मतलब। चलिए समझते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। So here I am going to talk about your another type of this thing unit which is derived units. Yeah, derived quantities is the word exactly है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा इजी होगा। अब डिराइव्ड है मीन्स उधार ली गई है उस ऐसी क्वांटिटीज जिनको बनाया जरूर गया है बट बनाने में उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद ली गई है, तभी जाके डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है, उधार लिया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फोर्स, ओके, फोर्स के पहले भी सबसे सिंपल लेते हैं एक्सेलरेशन, फिर आएंगे फोर्स पे, राइट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मींस ऊपर आपका क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है, नीचे टाइम रहता है, ओके। और एक और चीज आ जाइए, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, देखिए ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आप समझ जाओगे। अगर मैं बात करूं, पहले बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे देखूं, वेलोसिटी का क्या होता है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके का लेंथ ही तो है, तो वेलोसिटी इज योर सपोज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, लेंथ है, तो मैंने L लिख दिया लेंथ के लिए, एंड टाइम के लिए कैपिटल T लिख दिया। डिमेंशन में हम इस तरह से लिखते हैं, तो आप जस्ट समझने की कोशिश करिए। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो मैंने L लिखा, टाइम है मैंने इसको कैपिटल T लिखा, डिमेंशन में लिख रही हूं मैं। तो यहां देखिए L बाई टी मीन्स यहां पे लेंथ को डिवाइड किया गया है टाइम से, या डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया गया है टाइम से, चाहे हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करें। तो यहां लेंथ और टाइम तो बेसिक यूनिट है ना, तो बेसिक यूनिट से बना है ये वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी आपका हो जाएगा एक डिराइव्ड क्वांटिटी। ये बेसिक यूनिट नहीं है बट बेसिक यूनिट में से बनाया गया है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन तो खुद डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसी तरह से फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन हियर, राइट। अब मास तो बेसिक है बट यहां पे देखिए एक्सेलरेशन डिराइव्ड है, तो मुझे डिराइव्ड तो मिल ही गया। जब कभी भी आपको डिराइव्ड मिल ही जाए इट मींस एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी डिराइव्ड है, तो फोर्स को बनाने में मास का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं, एक्सेलरेशन को बनाने में मुझे इस्तेमाल करना पड़ा था वेलोसिटी का और टाइम का, और वेलोसिटी बनी थी लेंथ से और अगेन टाइम से, और टाइम तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। इसका मतलब फोर्स को बनाने के लिए भी मुझे लेंथ की जरूरत पड़ी, टाइम की तो जरूरत पड़ी ही पड़ी, एज वेल एज मास की जरूरत पड़ी, कैपिटल M की जरूरत पड़ी।
तो ये फोर्स, एक्सेलरेशन, चाहे मैं वेलोसिटी की बात करूं, ये आपके डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ओके, उसी तरह से बहुत सिंपल है समझना। अगर सपोज मैं यहां पे बात करती हूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम भी आपका डेराइव्ड है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या करते हैं हम, किसी लेंथ को उसका सिंपली पावर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, L³ कर देते हैं। मान लीजिए बड़ा सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कोई भी, या देखिए जनरल अगर मैं यूनिट की बात करूँ यहाँ पे, तो वॉल्यूम का मींस आपको कोई भी लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हर फिगर के लिए अलग अलग आपका अपना वॉल्यूम आएगा, जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपना अलग अलग फॉर्मूला निकल के आता है, बट अल्टीमेटली वॉल्यूम में करते क्या है, लेंथ होते हैं, किन्हीं 3 लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वॉल्यूम बनता है L³ अगर मैं कहूं। ओके, तो मींस वॉल्यूम खुद लेंथ से बना हुआ है, तो वॉल्यूम आपका हो जाता है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया में भी हम क्या करते हैं, हम किसी लेंथ को 2 टाइम्स का मतलब मींस उसकी इसकी पावर 2 कर देते हैं, मींस L² कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लेती हूं एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के चारों साइड्स का मेजरमेंट है स्मॉल a, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, दैट इज साइड स्क्वायर, या मैं चाहे इसको लिख दूं A²। तो यहां देखिए लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, लेंथ इंटू लेंथ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे L² लिखा है। तो एरिया भी आपका डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया है। तो सिंपल है, अगर आपको समझना है डेराइव्ड क्वांटिटी क्या, ये अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है और आपको कहा जाता है क्या ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो अगर आप उस क्वांटिटी को ब्रेक कर देते हो किसमें, बेसिक क्वांटिटी में, आपने सिंपली ब्रेक कर दिया उसको, उसके फॉर्मूले को ऑब्वियसली आपको याद करना होगा, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर आपने डेराइव्ड क्वांटिटी को ब्रेक कर दिया, किसी भी क्वांटिटी को ब्रेक कर दिया बेसिक में, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, राइट। So this is what I have when I talk about your fundamental quantities as well as derived quantities. I hope ये जो टॉपिक था इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ चुका है। तो जैसे कि हम बात करें क्वांटिटीज के बारे में, मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने डिनोट किया है Q से। Q क्या है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, ना अब आप देखते होंगे कि जब कभी भी हम किसी, सपोज मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि कोई वायर है, उस वायर की लेंथ है 5 मीटर, फॉर एग्जाम्पल वायर की लेंथ है 5 मीटर, तो यहां पे मैंने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। एक तो मैंने नंबर लिखा, और एक मैंने इस्तेमाल किया इसी का यूनिट। ओके, मींस फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें ओवरऑल बतानी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ा हुआ यूनिट। इसका मतलब नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल n से, और यूनिट को हम डिनोट कर सकते हैं u से, स्मॉल u से। तो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी है वो कॉम्बिनेशन है नंबर का इनटू योर यूनिट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 मीटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव यूज्ड इट हियर, नंबर विद अ यूनिट। अब ये नंबर जो है वो बताता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस यूनिट को रिपीट करना है, दैट इज वाई वी राइट n इंटू यू। ओके, दिस इज वॉट वी हैव हियर। अब मैंने कहा कि आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप CGS करो, MKS करो, FPS करो। ओके, बेसिकली हम SI यूनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो द थिंग इज कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा एक वायर है, उसकी लेंथ है 5 मीटर। अब अगर मान लीजिए ये तो आपका MKS हो गया, इसको मैंने कन्वर्ट किया CGS में, तो मैं कहूंगी सेंटीमीटर्स में अगर मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली 5 मीटर, 1 मीटर आपका जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, जिस वजह से आपका 5 मीटर 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि भाई चीज तो वही रही, लेंथ ऑफ वायर के ही बारे में बात करें, चाहे मैं MKS का इस्तेमाल करूं या मैं यहाँ पे CGS का इस्तेमाल करूं। मीन्स ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। यहाँ पे आप चीज
एक चीज ध्यान दीजिए कि नंबर पहले 5 था जिसके साथ मीटर लगा हुआ था। अब 5 की जगह जैसे ही मैंने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में स्विच किया, सीजीएस पे मैं गई एमकेएस से, तो नंबर बढ़ चुका है। अब 5 की जगह 500 हो चुका है। ऑब्वियसली 500 आपका क्या है, ग्रेटर देन 5 है। पर अगर आप ध्यान दीजिए तो मीटर जो है, मीटर का कन्वर्जन हो गया है सेंटीमीटर में। मींस नंबर तो बढ़ा बट यहां पे यूनिट जो था वो घट चुका है। इनवर्स रिलेशन है। बट मीटर जो है ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर दैन सेंटीमीटर, जस्ट उल्टा हो रहा है। नंबर बढ़ रहा है बट यूनिट घट रहा है। इसका मतलब एन जो कि नंबर है, यू जो कि यूनिट है, उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूं, दैट इज n is inversely proportional to u, right? n is inversely proportional to u, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं that is nu, और हम इसको लिख सकते हैं nu क्या हो गया आपका कांस्टेंट, ओके। और यही कांस्टेंट क्या है आपका, दिस इज क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल्स टू nu, एंड वी हैव दिस थिंग हियर, राइट? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। सो ये है आपका मेनली फिजिकल, एक जस्ट मैंने रिलेशन बताने की कोशिश की कि एक इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में, नंबर बढ़ता है तो यूनिट घट जाता है, या यूनिट बढ़ेगा तो नंबर बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव हियर। आपको सिंपली याद रखना है कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखनी है। आप इतना भी पढ़ लोगे तो दैट इज इनफ फॉर यू। सो दिस इज व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट योर क्वांटिटीज हियर, ओके। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऑल्सो अगर आप मान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q जिसके 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, पहले में मान लीजिए पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने उस क्वांटिटी को कुछ इस तरह से लिखा N1 इंटू U1, मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि क्वांटिटी हमेशा N इंटू U। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मान लीजिए N1 U1 है, उसी तरह से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में ये N2 U2 हो जाता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहेगी, चाहे मैं 5 मीटर कहूँ या 500 सेंटीमीटर कहूँ, वो रहेगा लेंथ ऑफ द वायर ही, जो कि आपका लेंथ है, जो कि क्वांटिटी है। सो आई कैन राइट दिस एज ये दोनों इक्वल हैं, दीज टू आर इक्वल। देख लीजिए यहाँ पे 5 मीटर जो है बराबर है 500 सेंटीमीटर के, मीन्स N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ओके। एंड दे आर इक्वल टू व्हाट, दे आर इक्वल टू Q here. So N1 U1 is always equals to N2 U2. ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जहां पे हम जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं। सो आई होप जहां हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटीज के बारे में, जहां हम बात करते हैं सिंपली आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आइए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में फ्रॉम द चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ये फैक्ट्स आई थिंक आपको जानना काफी जरूरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था फिजिक्स में? आइंस्टीन को मिला था अपना नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इस तरह का इफेक्ट होता है जहां पे सिंपली हम एक मेटल सरफेस लेते हैं और उसमें हम एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। इस प्रोसेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में भी बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स। नाउ द वैल्यू ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसने निकाली थी एक्चुअली इसकी वैल्यू? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश। तो ही वाज द पर्सन जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थे, जहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन की थी। थर्ड इज लुईस डी ब्रॉगली, राइट? बहुत फेमस नेम है लुईस डी ब्रॉगली। इनको किस चीज के लिए क्रेडिट दिया गया था? दैट वाज फॉर मैटर वेव्स। सो मैटर वेव्स से जुड़े काम के लिए ये काफी फेमस है, जब इन्होंने ही मैटर वेव्स के बारे में बताया था। सो इट वाज लुईस डी ब्रॉगली। तो ऑप्शन में अगर लुईस डी ब्रॉगली से कोई भी आता है तो आपको सिंपली मैटर वेव्स पे ही क्लिक करना है, ओके। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फादर कौन थे? दैट वाज योर गैलीलियो, ओके। सो यू सिंपली नीड टू रिमेंबर दिस हियर। ये जो फन फैक्ट्स है आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं इन एनी क्विज एंड इन एनी एग्जाम।
So I think I wanted to tell you this and I have tried my best to explain you the things. आपको आई थिंक टॉपिक्स जो थे आज की क्लास में, क्लास 3 फॉर यूपी पीजीटी फिजिक्स, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे. तो आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विथ सम अदर टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.